हाय बच्चा लोग, कैसे आप सब? सब बढ़िया। सब बढ़िया ही रहना चाहिए। तो बच्चा लोग, आज से हमारा जेई एस्पिरेंट और नीट एस्पिरेंट के लिए हमारा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, जो कि 11th का है। पहला मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ मोल कॉन्सेप्ट का। ये है बच्चा लोग फंडामेंटल केमिस्ट्री। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। और किसका पार्ट है बच्चा लोग? ये पार्ट है फिजिकल केमिस्ट्री का। जैसा कि बच्चा लोग आप लोग जानते हो, केमिस्ट्री के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री हो जाता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाता है, और बच्चा लोग इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आती है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद में बच्चा लोग इसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री आती है, ठीक है। एनालिटिकल केमिस्ट्री आती है। एनालिटिकल के बच्चे बाद आगे चल के ये ड्रग एंड डाइज में भी एक कुछ हैं जो कि केमिस्ट्री के पार्ट से उसमें आ जाते हैं, ठीक है। बिना केमिकल के ड्रग एंड डाइज चैप्टर कंप्लीट ही नहीं हो सकता। तो ये जो कुछ टाइप होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ड्रग एंड डाइज। तो ये जो मोल कॉन्सेप्ट है बच्चा लोग, ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो कि किसके बिलोंग्स करता है? फिजिकल केमिस्ट्री में। तो आज हम लोग इसके बारे में डिटेल्स थोड़ा जानेंगे, ठीक है। तो बच्चा लोग हमेशा एक बात याद रखना कि ये जो मोल कॉन्सेप्ट है ना, कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों को बेसिकली जानना जरूरी पड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या जानना पड़ेगा बच्चा लोग हम लोग को, कि मोल कॉन्सेप्ट को जानने से पहले हम लोग को सबसे पहले एटम्स का स्टार्टिंग से जानना पड़ेगा। हम सबको पता है बच्चा लोग कि एटम्स एक स्मॉलेस्ट पार्टी फंडामेंटल पार्टिकल्स है, जो कि कंपाउंड जिससे बने होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग को ये जानना पड़ेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। हम एटम्स का जो डिटेल्स पढ़ेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर जब आएगा बच्चा लोग, तो हम लोग बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं एटम्स के बारे में जो हम लोग को जानना पड़ेगा, ठीक है। तो उस एटम्स के बारे में स्टार्टिंग का कुछ बातें हैं जो हम लोग आपको डिस्कस करेंगे आज के चैप्टर्स में, जो कि मोल कॉन्सेप्ट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ही हम लोग का मोल अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर होगा, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें एटम्स के बारे में जानना पड़ेगा। तो एटम्स को जानने के पहले हमें समझना पड़ेगा एटम्स की कल्पना किसने की थी, किसने सोचा था इसके बारे में। तो बच्चा लोग सबसे पहले हम लोग के दिमाग में आता है, जैसे कि हमारे बुक्स में दिया है कि इसको सबसे पहले जो सोचने वाले थे, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी थी, ठीक है। उनका नाम आता है कि डाल्टन्स जो है, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। तो डाल्टन जो एक साइंटिस्ट था, ठीक है, जिसने एटम के बारे में सोचा था। तो वो एटम के बारे में सोचने के बाद में उसने एक थियरी दी थी, जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्चुअल बच्चा लोग डाल्टन ने एटॉमिक थियरी एक्चुअली एटम्स के बारे में नहीं की थी। अगर हम अपने वेदों की तरफ जाएंगे तो बच्चा लोग, तो हम लोग को नाम आता है ऋषि कनक की, ठीक है, जिसने सबसे पहले एटम्स की खोज की थी और उन्होंने इसके बारे में डिटेल दे दिया था, ठीक है। लेकिन हमारे बुक्स में डाल्टन्स का नाम दिया तो हम लोग डाल्टन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन रियलिटी में हम लोग ऋषि कनक के बारे में भी जानना चाहिए कि उन्होंने सबसे पहले इसके एटम्स के बारे में हमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन पूरी डिटेल्स में दे चुकी है, ठीक है। लेकिन मैं बुक में डाल्टन्स है तो इसलिए हम लोग डाल्टन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो डाल्टन्स एटॉमिक थियरी के हिसाब से डाल्टन्स ने जो है एटम का बारे में बताई थी। तो उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने सबसे पहली जो थियरी है डाल्टन्स एटॉमिक थियरी का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट था, ठीक है, वो ये था बच्चा लोग कि एवरी एटम्स मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है। आप लोग स्कूल में कुछ लोग टाइनी पढ़ते हैं, कुछ लोग टीनी पढ़ते हैं, ठीक है। तो दैट इज डजंट मैटर, प्रोनाउंसिएशन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे मैं टाइनी बोल रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग टाइनी बोलते हैं, कुछ लोग टीनी बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो एवरी एटम्स मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है। इसी को क्या बोलते हो? दैट इज कॉल्ड, या इज कॉल्ड, क्या कहते हो इसको? एटम्स, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले ये थ्योरी दी थी। उसके बाद में क्या दूसरा कॉन्सेप्ट इन्होंने बच्चे लोग क्या दिया था कि यहाँ पे जो बच्चा लोग एक चीज़ बताना भूल गया मैं, टाइनी का मतलब होता है स्मॉल, छोटे से भी छोटा, छोटे से भी छोटा, छोटे से भी छोटा। तो छोटे से छोटा जो आता है टाइनी पार्टिकल, जिसको बोलते हैं स्मॉल पार्टिकल, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट इन्होंने क्या दिया था बच्चा लोग, दूसरा इन्होंने बताया था कि जो एटम्स है, एटम्स कैन टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। जो आप लोग केमिकल रिएक्शन देखते हो बच्चा लोग, तो उसमें जो पार्टिसिपेशन होता है एटम्स का ही होता है, ठीक है। तो ये होता है उनका दूसरा कॉन्सेप्ट, एटम्स कैन टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। तीसरा कॉन्सेप्ट उन्होंने क्या दिया था बच्चा लोग? तीसरा कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था कि ये है अबला,
ऑल एटम्स, जितने भी एटम्स होते हैं बच्चा लोग, ठीक है, ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल। यहाँ पे इनकी जो बच्चा लोग फ्लॉफिंग स्टार्ट हो गई थी। ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल इन पार्टिकुलर एलिमेंट, इन पार्टिकुलर एलिमेंट। तो बच्चा लोग आपको नाम से दिख रहा है, सही हो सकता है क्या? ऑल आइटम्स आर आइडेंटिकल इन द पार्टिकुलर एलिमेंट, जो कि संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे चल के जब डिस्कवरी हुई, जैसे आपको लोगों को पता होगा बच्चा लोग, हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो प्रोटियम के बारे में जानते हैं, ड्यूटेरियम के बारे में जानते हैं, ट्रिटियम के बारे में जानते हैं। तो बच्चा लोग वहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन तो एक ही एटम रहता है, लेकिन उसके आइसोटोप्स अलग होते हैं। आइसोटोप्स आगे हम डिस्कस करेंगे आइसोटोप्स क्या होता है, लेकिन आइसोटोप्स को बेसिकली बता दूं, जो एटॉमिक मास होता है, ठीक है, किसी भी एटम्स का, उस एटॉमिक मास को ही बोलते हैं आइसोटोप्स, ठीक है। तो हाइड्रोजन तो एक ही है, लेकिन सबके एटॉमिक मास अलग अलग निकले, जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम के। इसलिए ये कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरह से सही नहीं हुआ, क्योंकि आगे चल के जब डिस्कवरी हुआ तो बहुत सारे एटम्स थे जिनके हमारा ये आइसोटोप्स डिफरेंट आने लगे, जिसके कारण ये इनकी थियरी पूरी तरह से सही नहीं साबित हुई, ठीक है। तो इसका एक्सेप्शन क्या है, तो बच्चा लोग आइसोटोप, इसका एक्सेप्शन क्या था, आइसोटोप्स। किसका? ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल इन पार्टिकुलर एलिमेंट, इसका एक्सेप्शन है आइसोटोप्स। उसके बाद चौथा कॉन्सेप्ट दिया था बच्चा लोग इन्होंने, चौथा कॉन्सेप्ट इन्होंने बहुत अच्छे से दिया था कि जो एटम्स कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, कैन नॉट बी जनरेटेड, ठीक है। द एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट क्रिएटेड, या कैन नॉट बी जनरेटेड बोल सकते हो बच्चे लोग, कैन नॉट जनरेटेड और डिस्ट्रॉय। किसी भी एटम्स को ना तो जनरेट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये भी आगे चल के जब डिस्कवर हुआ, आगे चल के जब हम लोगों ने देखा, तो ये थियरी उनकी फ्लॉप हुई बच्चा लोग, ये थियरी उनकी फ्लॉप हुई। ये थियरी क्यों फ्लॉप हुई? क्योंकि बहुत सारे बड़े जो एटम्स के न्यूक्लियस है उनको हम डिसोसिएट करके, उनको तोड़ करके के छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब बड़े एटम्स को हम लोग छोटे में कन्वर्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे छोटे एटम्स हैं जिनको हम एसोसिएट करके बड़े कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत छोटे बड़े बड़े आइटम्स को हम तोड़ के छोटे में कर सकते हैं, छोटे से न्यूक्लियस को हम एसोसिएट करके बहुत सारे आइटम्स को बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह से ये इनका थियरी भी फ्लॉप हुआ, ठीक है, क्योंकि छोटे वाले को एसोसिएट करके बड़ा कर सकते हैं, बड़े वाले को डिसोसिएट करके छोटा कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो मतलब हम लोग डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं और जनरेट भी कर सकते हैं। तो इसका भी ये इनका फेलियर था, ठीक है। इसको हम, इनका जो एक्सेप्शन आया, इस एक्सेप्शन में क्या है, इसको हम लोग बोल सकते हैं बच्चा लोग, एक्सेप्शन इसका कहाँ पे आया, इसका एक्सेप्शन जो था वो क्या था, न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन ये इनका एक्सेप्शन था। ये न्यूक्लियर रिएक्शन बच्चा लोग क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है, इनका एक्सेप्शन न्यूक्लियर रिएक्शन था। और तीसरे वाले का एक्सेप्शन क्या था बच्चा लोग, इसका एक्सेप्शन क्या था, इसका एक्सेप्शन था आइसोटोप, ठीक है। तो ये तीसरे वाले का ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल इन पार्टिकुलर एलिमेंट, इसका एक्सेप्शन है आइसोटोप, क्योंकि आइसोटोप बहुत सारे एटम्स के, एक ही एटम्स के डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो आइडेंटिकल नहीं। और द एटम्स कैन नॉट बी जनरेटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, हम लोगों ने बताया आज की डिस्कवरी में बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्शन के जरिए बड़े एटम्स को छोटा किया सकता है, छोटे को एसोसिएट करके बड़ा किया जा सकता है। तो ये इनकी एक्सेप्शन आया न्यूक्लियर रिएक्शन चौथे का, और एक्सेप्शन इसका आइसोटोप आया थर्ड वाले का। तो ऑल एटम्स आर नॉट आइडेंटिकल इन ए पर्टिकुलर एलिमेंट, ठीक है। इसका कारण है आइसोटोप, इसका कारण है न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। किसका कारण न्यूक्लियर, नॉट कैन बी जनरेटेड, नॉट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इसको एक्सेप्शन बोलेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन। अगर आपको पूछा तो न्यूक्लियर रिएक्शन का एक्सेप्शन कौन सा था, तो आप ये बोल सकते हो द एटम्स कैन नॉट बी जनरेटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, ये इसका एक्सेप्शन आएगा न्यूक्लियर रिएक्शन। एंड ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल इन पार्टिकुलर एलिमेंट, इसका एक्सेप्शन आएगा आइसोटोप। अगर आपको पूछा एक्सेप्शन आइसोटोप के कॉन्सेप्ट क्या था, तो आप ये बता सकते हो। अगर आपको पूछा एक्सेप्शन न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है, तो आप ये बता सकते हो, फोर्थ पॉइंट, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट क्लियर हो गया। तो अगर आपको नोट करना है तो बच्चा लोग नोट कर लो, ठीक है। चलो आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तब बच्चा लोग हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम लोग अब यहाँ पे चलते हैं, एटम्स के बारे में जानते हैं। एक्चुअली बच्चा लोग एटम्स होता क्या है, ठीक है। तो एटम्स क्या होता है ये हम लोग को अच्छी तरह से पता है बच्चा लोग, कि एटम्स के ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। और उसके न्यूक्लियस के सेंटर के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं बच्चा लोग, ये एटम्स है। एटम्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे एक छोटा स्पेयर होता है, ठीक है। इसके
आउटर ये जो स्पेयर है इसको क्या बोलते हैं, स्पेयर को जो सेंटर में रहता है बच्चा लोग, स्पेयर को क्या बोलते हो बच्चा लोग, न्यूक्लियस। इसी को क्या बोलते हो, न्यूक्लियस बोलते हो आप, ठीक है, इसको न्यूक्लियस बोलते हो। और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है बच्चा लोग, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। और इसके चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता था सेंटर के, ठीक है। तो जो बच्चा लोग ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन। आगे चल के इसके यहीं से स्टार्ट करूंगा न्यूक्लियॉन्स के बारे में, ठीक है। तो इसको इतना याद रखना बच्चे लोग कि प्रोटॉन्स और न्यूक्लियस जो अंदर रहते हैं उसको न्यूक्लियॉन बोलते हैं, और इस न्यूक्लियॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियॉन के बारे में आगे जब स्टार्ट करूंगा तो वहीं ए से स्टार्ट करूंगा, ए नंबर होगा न्यूक्लियॉन ही, तो आपको और भी डिटेल्स में बता दूंगा। तो फिलहाल इतना पे चलते बच्चे लोग इसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं, ठीक है। तो आइटम्स के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है एंड न्यूट्रॉन्स क्या होता है। चलो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा लोग, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है इसका, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। चलो यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ मैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन, इसको थोड़ा अंदर ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन में क्या है बच्चा लोग, रिप्रेजेंटेशन हम लोग जानेंगे बच्चा लोग, इलेक्ट्रॉन को किससे डिनोट करते हो, ई से, इसको किससे डिनोट करते हो, पी से, इसको किससे डिनोट करते हो, एन से, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को और भी एक रिप्रेजेंटेशन है, इलेक्ट्रॉन का सिर्फ एक ही रिप्रेजेंटेशन है, ये भी है और ये भी है। इसको ऐसे भी डिनोट करते हो बच्चा लोग, -1 0, इसको कैसे डिनोट करते हो, H1 1, या फिर क्या बोल सकते हो आप बच्चा लोग, इसको H+ भी बोल सकते हो, ठीक है। ये भी प्रोटॉन को डिनोट करता है। इसको न्यूट्रॉन को डिनोट करने जाओगे बच्चा लोग तो उसको N0 ऐसे डिनोट करते हो, ठीक है। ये भी दोनों भी रिप्रेजेंटेशन ही है, ठीक है। और दूसरा में अगर पूछा जाएगा बच्चा लोग, इसका जो है चार्ज क्या होता है, ठीक है। तो इसका नेगेटिव, इसका चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अगर चार्ज की बात करेगा बच्चा लोग तो इसका चार्ज क्या होगा, नेगेटिव, इसका चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव, इसका चार्ज क्या होगा, न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है, 0, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का होगा नेगेटिव, प्रोटॉन का होगा पॉजिटिव, न्यूट्रॉन का होगा 0, ठीक है। अब चार्ज हो गया। अब बच्चा लोग पहले जान लेते हैं चार्ज होता क्या है, ई है क्या, ई का वैल्यू क्या होता है बच्चा लोग। तो ई की वैल्यू हमेशा देखना बच्चा लोग क्या होता है, ई का जो मतलब होता है, ठीक है, यहाँ भी बता देता हूँ आपको। ई की जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू होती है, कितनी होती है, सुना होगा, 1.602 इंटू 10⁻⁻14 कूलम होता है, ठीक है बच्चा लोग। ये होती है ई की वैल्यू जो यहाँ पे दी हुई है। तो चार्ज अगर इसका 1.602 10⁻⁻14 कूलम, यहाँ पे क्या होगा माइनस, यहाँ क्या होगा प्लस, यहाँ होगा 0, ठीक है। ये ई का मतलब होता है यहाँ पर, कोई आपको पूछे तो ये रिप्रेजेंटेशन अलग है और ये ई की वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो इस बात को याद रखना, कभी कभी पूछता है द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन बताएगा तो आपको लिखना यही है, चाहे इलेक्ट्रॉन का हो चाहे प्रोटॉन का हो। ये होगा पॉजिटिव में प्रोटॉन के लिए और नेगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ठीक है। न्यूट्रॉन के लिए 0 चार्ज होता है, ठीक है। अब इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं बच्चा लोग। तो आगे जब हम लोग चलते हैं तो इसका मतलब हम लोग क्या समझ सकते हो बच्चा लोग, इस चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। ये चार्ज की वैल्यू तो आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा, लेकिन अब पता लगाते हैं बच्चा लोग इसका मास कितना होता है, ठीक है। मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, ठीक है, वो बच्चा लोग कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ठीक है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अगर हम प्रोटॉन की बात करेंगे तो बच्चे लोग प्रोटॉन की जो केज होगा, प्रोटॉन की जो वैल्यू होगी वो होती है 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है, 1.6726। अगर हम न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो बच्चा लोग कितना हो जाएगा, 1.6749, यहाँ पे था 26, यहाँ पे होगा 1.6749, 1.6726 इंटू 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा बच्चा लोग, 27 kg। तो बच्चा लोग हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें, जो इलेक्ट्रॉन का जो है
चार्ज वो है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, 1.67 इंटू 26 1.6726 10⁻⁻27 kg, इसका है 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 kg, किसका, न्यूट्रॉन का। ये मास बता रहा हूँ बच्चा लोग, ये न्यूट्रॉन का मास है, ये प्रोटॉन का मास है और ये इलेक्ट्रॉन्स का मास है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चा लोग, सबसे ज़्यादा मास किसका है, किसका ज़्यादा मास दिख रहा है, न्यूट्रॉन का। उससे कम उससे कम किसका होगा, प्रोटॉन का। सबसे कम किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। कभी पूछा जाता है बच्चा लोग यही में, सबसे ज़्यादा द मास ऑफ अ मास सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो सबसे छोटा किसको दिखाओगे, इलेक्ट्रॉन का, उससे बड़ा प्रोटॉन का, सबसे बड़ा न्यूट्रॉन का। एक्चुअल में देखा जाए इन दोनों का मास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम ही होता है। इसको लिखना है, फटाफट लिख लो, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया बच्चे लोग आप लोगों ने। तो हम लोग क्या देखते हैं बच्चे लोग, ये जो इसका मास है, ये जो आपके इलेक्ट्रॉन का कितना है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। प्रोटॉन का कितना है, 1.6726, ठीक है, इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। और आपका न्यूट्रॉन का कितना होता है, 1.6749 इंटू 10⁻27 के वजह से। तो हम लोग बच्चा ऐसा बोल सकते हैं, मास ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इज फार लेस देन दैट ऑफ मास ऑफ अ प्रोटॉन, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन नियरली किसके इक्विवेलेंट होगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन के, नियरली किसके इक्विवेलेंट होगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन के। और इसे अगर बोला जाए तो सबसे ज्यादा मास किसका होगा, न्यूट्रॉन का। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1, यही मैंने लिखा अभी, 10⁻31 kg, ये किसका है, इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का कितना आता है, प्रोटॉन का होता है 1.6746 इंटू 10⁻27 kg, ये किसका होगा, मास ऑफ प्रोटॉन। इसका कितना होता है, न्यूट्रॉन का, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, 1.6749 इंटू 10⁻27 kg। तो आप लोग बच्चा देख सकते हो, ये दोनों जो है नियरली इक्विवेलेंट है। 1.67 से भी 46 है, और ये कितना है, 46 लिखा मैंने, 22.6 है बच्चा लोग, ये 26 है, ठीक है, यहाँ पर 2 लिखो, ठीक है। तो 1.6726 इंटू 10⁻27 kg मीटर, और 1.6749 इंटू 10⁻27 kg किसका, मास ऑफ न्यूट्रॉन होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो सीरीज देख रहे हो तो बच्चा लोग, ये 1.67 इक्विवेलेंट है, 1.67 इक्विवेलेंट है, सिर्फ ये 26 है और ये 49 है, इसलिए हम लोग बोलते हैं नथिंग बट द इक्विवेलेंट है बच्चा लोग। सिर्फ अगर वैसे देखा जाए नथिंग बट द इक्विवेलेंट ही है, लेकिन अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा मास किसका होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा मास जो है न्यूट्रॉन का होता है, उससे कम इसका प्रोटॉन का होता है, सबसे कम इलेक्ट्रॉन का होता है। इस सीरीज को याद रखना होगा, ठीक है। अब यहाँ तक आपका क्लियर हो जाती है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे से बच्चा लोग, ठीक है। यहाँ तक होप सो आपको अच्छी तरह समझा होगा। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे बच्चा लोग, आपका न्यूक्लियॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर आपका एटॉमिक मास यूनिट्स क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, फिर एटॉमिक मास यूनिट्स के डिटेल्स में हम लोग घुसेंगे, तो फिर हम लोग और जानेंगे एटम्स के और क्या क्या चीज़ें होती है, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, फिर आइसो इलेक्ट्रिक, आइसो स्ट्रेस, ठीक है, फिर एटॉमिक मास। क्योंकि ये बच्चा लोग आप लोगों ने पढ़ा तो होगा, ठीक है, मुझे मैं बोलता नहीं पढ़ा होगा, आपने बिल्कुल पढ़ा होगा, लेकिन आप लोगों को जो पढ़ाया जाता है एक्चुअली बच्चा लोग, वो आप लोगों को सिर्फ आइसोटोप, आइसोटोन और क्या बोलते हैं इसको, आइसोबास तक पढ़ाया जाता है, ठीक है। लेकिन हम आपको इसको आइसो इलेक्ट्रिक में चलेंगे, आइसो इलेक्ट्रिक के बाद में फिर आइसो स्ट्रेस में चलेंगे, ठीक है। फिर मास नंबर और एटॉमिक मास में डिफरेंस क्या होता है, ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक बच्चा लोग पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो, हैप्पी लर्निंग। लेकिन नेक्स्ट वीडियो से आप लोग को कंटिन्यू ही रहना होगा, क्योंकि आप लोग मिस नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो, अगले वीडियो भी तैयारी शुरू कर दो। हैप्पी लर्निंग।